हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन से। मेरा नाम है देवियस। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से एक सैलरी पर्सन की जो है इनकम टैक्स रिटर्न जो है ऑनलाइन फाइल की जाती है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी भी सैलरी पर्सन की जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इनकम टैक्स की जो वेबसाइट इनकम टैक्स ई फाइलिंग .gov.in उसके ऊपर एक लॉगिन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपका अकाउंट बन चुका है तो सिंपली आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। अब देखिए, सैलरी पर्सन में क्या होता है, सैलरी पर्सन में सिंपली आपको एक फॉर्म 16 इशू किया जाता है। जी हाँ, तो आपके जो भी एम्प्लॉयर होता है उसकी तरफ से आपको एक फॉर्म 16 इशू किया जाता है अगर आप एक रेप्यूटेड कंपनी के अंदर काम करते हैं जहां पे आपका सीटीसी पैकेज होता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पे आपका कोई फॉर्म 16 वगैरह आपको कुछ भी नहीं मिलता, तब भी आपको जो है बेसिकली कंपटीशन दी जाती है, एक बेसिक सैलरी की कंपटीशन दी जाती है जिसमें आपका सैलरी अमाउंट लिखा होता है, या फिर आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे पर मंथ जो है कितनी सैलरी वगैरह मिलती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टैक्सेबल इनकम दिखा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं फॉर्म 16 के द्वारा किस तरह से रिटर्न फाइल करनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्म 16 है 197 कम्युनिकेशन का, जो कि पेटीएम कंपनी है बेसिकली। तो पेटीएम कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को एक तरह से एक फॉर्म 16 जो है यहाँ पे इशू किया हुआ है। तो अब मैं बात करूंगा कि फॉर्म 16 के अंदर क्या क्या यहाँ पे डिटेल्स दी होती है। तो देखिए, फॉर्म 16 क्या होता है। फॉर्म 16 बेसिकली कंपनी आपको जो भी सैलरी देती है, चाहे वो टैक्सेबल है, चाहे हाउस रेंट अलाउंस है, किसी भी टाइप के अलाउंस वगैरह है, उन सब की डिटेल्स दी होती है। और उसके साथ में आपका अगर कोई टीडीएस वगैरह कटा है तो उस टीडीएस की यहाँ पे डिटेल दी होती है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म 16 के अंदर यहाँ पे देखिए 3,33,393 का जो है मेरे को यहाँ पे पेमेंट मिला है 197 कम्युनिकेशन की तरफ से। मतलब इतनी सैलरी मेरे को मिली है, लेकिन इन लोगों ने कोई भी टीडीएस वगैरह नहीं काटा क्योंकि मेरी जो इनकम है वो टैक्सेबल के नीचे थी। तो बेसिकली आप नीचे नीचे जब जाएंगे तो इसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। तो पार्ट ए में तो आपका जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल्स दी होगी। पार्ट जो बी होगा उसके अंदर आपकी कंपटीशन दी होगी कि किस तरह से आपकी सैलरी जो है डिवाइडेड हो रखी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी ग्रॉस सैलरी दी हुई है। नीचे और जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई मुझे, और नीचे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे 21,600 का एटीसी के अंदर मेरे को डिडक्शन दिखा रहा है। मतलब फॉर्म 16 का जो बी पार्ट होता है वो ऑटोमेटिकली अपने आप में एक इनकम टैक्स रिटर्न जो है मानी जाती है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी आपको कंपटीशन दी जाती है। अब बात करूंगा इसको ऑनलाइन कैसे सबमिट करना है, किस तरीके से फाइल करना है। तो जैसे आपने ऑलरेडी लॉगिन अकाउंट अपना बना रखा है तो सिंपली आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाना है और सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको आपका जो भी आईडी है, आईडी हमेशा वही रहता है जो आपका पैन कार्ड नंबर होता है, और सिंपली आपको अपना आईडी और पैन कार्ड नंबर जो भी आपका पासवर्ड है वो डालना है। पासवर्ड डालने के बाद में आपको नीचे दिया गया जो कैप्चा कोड है वो सही तरीके से हमेशा डालना होगा और सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे ये देखिए आपका डैशबोर्ड जो है खुल चुका है। अब बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे माई अकाउंट के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे एक लिखा होता है व्यू फॉर्म 26AS। जी हाँ, तो ये 26AS वही चीज है जो फॉर्म 16 मैंने आपको दिखाया है। तो फॉर्म 16 का जो ए पार्ट है जहां पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है, मान लीजिए आपको कोई टीडीएस कटा है, मान लीजिए आपका बैंक के अंदर कोई आपने एफडी करा रखी है उसका आपका टीडीएस कटा हुआ है, या आपके एम्प्लॉयर ने काटा हुआ है, तो सिंपली आप इस फॉर्म 16 के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप सिंपली जो है इस लिंक के ऊपर जाइए, कंफर्म कीजिए, और नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ट्रसेस की एक वेबसाइट खुल जाती है। तो यहाँ पे आप एग्री कीजिए, एग्री करने के बाद में प्रोसीड, और नीचे देखिए यहाँ पे लिखा होता है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS। तो इससे मुझे क्या पता लग जाता है कि बेसिकली अगर मेरा कोई रिफंड भी आना है, मतलब बेसिकली इनकम टैक्स में क्या होता है, अगर आपकी मान लीजिए बेसिकली अगर आपका टैक्स कम बन रहा है और आपके एम्प्लॉय ने टीडीएस अगर ज्यादा काटा हुआ है, या बैंक ने भी टीडीएस काटा हुआ है, या आपने कोई ऐसी चीज ले रखी है जहां पे टीडीएस कटता है, राइट, तो बेसिकली वो सारी चीजें आप गवर्नमेंट से वापस एज ए रिफंड क्लेम कर सकते हैं। मतलब अधिकतर सैलरी पर्सन या अधिकतर हमारे इंडिया के अंदर 70-60% लोग इनकम टैक्स रिटर्न इसलिए ही फाइल करते हैं ताकि वो रिफंड क्लेम कर सके। तो सिंपली हम यहाँ पे देखिए, अगर असेसमेंट या अगर मैं 21-22 चूज करूंगा और यहाँ पे बेसिकली HTML वगैरह करूंगा और व्यू और डाउनलोड के अंदर जाऊंगा, तो ये मुझे दिखा देता है कि कोई मेरा टीडीएस वगैरह कटा है कि नहीं कटा। तो 21-22 जगह मैं 20-21 चूज करूंगा, क्योंकि बेसिकली जो फाइनेंशियल ईयर है वो ये रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 197 कम्युनिकेशन है, देखो यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है कि कितना मेरा जो है पेमेंट आया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे लेकिन मेरा कोई भी टीडीएस नहीं कटा। अगर मैंने कोई बैंक की एफडी वगैरह कुछ करा रखा हो तो यहाँ पे टीडीएस कट जाता हो, मुझे यहाँ पे दिखा देता। अब बात करते हैं फाइल कैसे करनी है। तो ये हो गई माय अकाउंट की बात, जिसमें एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये है व्यू फॉर्म 26AS, जिसके थ्रू आप अपना जो भी टीडीएस कटा है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा फाइलिंग कैसे करनी है। तो देखिए, अगर आपने पहले से कोई फाइलिंग कर रखी है तो आप सिंपली डैशबोर्ड के ऊपर जाइए, यहाँ पे व्यू रिटर्न एंड फॉर्म्स के अंदर जाइए। इसके बाद में सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए इनकम टैक्स रिटर्न और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपने लास्ट ईयर में कोई भी अगर इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल की हुई है तो उसकी सबकी आपकी समरी दिखा देगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जीरो दिखाएगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा। अब बात करते हैं फाइल कैसे करनी है। तो सिंपली ई फाइल के ऊपर जाना है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे चूज करना पड़ेगा।
चूज करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक फाइल किया हुआ है, लेकिन अगर आप फ्रेश फाइल करना चाहते हैं तो ऑलरेडी फ्रेश भी जो एक तरह से क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करना चाहूंगा और आपको असेसमेंट ईयर चूज करके बेसिकली ITR 1 चूज जो है कर लेना है और ये कंफर्मेशन मांगेगा, सिंपली कंफर्मेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे आपका ITR 1 में इस तरह का एक पूरा का पूरा एक फॉर्म खुल जाएगा। अब इस फॉर्म में बात करते हैं जैसे पार्ट ए की, तो पार्ट ए में क्या है, यहाँ पे एक जनरल इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है, जैसे आपका नाम हो गया, आपका एड्रेस नंबर हो गया, आपका आधार कार्ड नंबर हो गया, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें तो क्या होती है पहले से प्री फिलअप होती है। अगर कोई डिटेल्स अगर आपकी यहाँ पे मिसमैच है तो आप सिंपली उसको एडिट कर सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, सिंपली यहाँ पे नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आता है, तो यहाँ पे सिंपली आपको सिलेक्ट करना है हमेशा अदर्स या प्राइवेट। मतलब अगर आप गवर्नमेंट के अंदर वर्क कर रहे हैं तो सिंपली आप ये 3-4 ऑप्शन जो है चूज कर सकते हैं, वरना सिंपली आप जो है हमेशा अदर्स के अंदर आप अपना डाल सकते हैं। मतलब अदर्स का मतलब हो गया बेसिकली प्राइवेट के अंदर। उसके बाद में फाइल अंडर सेक्शन 139 आपको हमेशा चूज करना। अगर आप करंट ईयर की फाइल कर रहे हैं इसका मतलब ये हो गया कि जो ड्यू डेट है, मतलब जो नवंबर के अंदर ड्यू डेट है उसके पहले आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर रहे हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे फाइल अंडर सेक्शन 139 के अंदर आपको चूज करना है। उसके बाद में अगर मैं नीचे बात करूं तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ चुका है 7th प्रोविजो। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो जरूर देखिएगा। तो सिंपली यहाँ पे 5 कंडीशन इस बार डाल दी गई है, अगर उस कंडीशन के अंदर आप फॉल करते हैं तो यहाँ पे यस करना है, वरना आपको सिंपली यहाँ पे नो करना है और उसके बाद में सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम टैक्स। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके साथ में आपको अपना जो है फॉर्म 16 है वो खोल लेना चाहिए। जी हाँ, तो ये देखिए मैं अपना फॉर्म 16 खोल चुका हूं और हमेशा हम पार्ट बी के अंदर चले जाइए। पार्ट बी के अंदर चलेने के बाद में यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है डिट्टो आप वही वही इंफॉर्मेशन अपने बेसिकली जो इनकम टैक्स का जो अपने फॉर्म खोला है उसके अंदर आप डाल सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है सैलरी एज पर द प्रोविजन कंटेन सेक्शन 17(1) तो 3,33,392 रुपीज। तो सिंपली आपने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में सिंपली जो कंपटीशन ऑफ इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर यहाँ पे आप पेश कर दीजिए, राइट। उसके बाद में आप नीचे चलते नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 दी हुई है। आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड जो डिडक्शन होती है वो ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तो मतलब 50,000 की लिमिट होती है सैलरी वाले बंदों के लिए कि ऑटोमेटिकली जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी होगी उसमें से ऑब्वियसली 50,000 की आपको ग्रॉस डिडक्शन जो है मिल जाती है। उसके बाद में आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे 283 की मेरी इनकम आ चुकी है। फिर आप नीचे जाइए, यहाँ पे 21,016 का 80C में डायरेक्शन दिखा रखा है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया आपका फॉर्म 16 की बात। मतलब मान लीजिए अगर आप अपनी ITR जो है थोड़ी सी इनकम इंक्रीज करना चाहते हैं, मान लीजिए आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, साथ में आपकी कुछ ऐसी भी इनकम है जो फॉर्म 16 के अंदर नहीं आती, क्योंकि फॉर्म 16 केवल एम्प्लॉयर की तरह इशू किया जाता है। लेकिन आपकी जो अदर इनकम है, मान लीजिए आपने कोई घर रेंट पे दे रखा है, आपने कोई FD करा रखी है, बैंक से आपका इंटरेस्ट आ रहा है, ये सारी चीजें, तो सिंपली यहाँ पे एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कॉलम आता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे कॉलम्स आते हैं। देखिए यहाँ पे आता है इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग अकाउंट, मतलब सेविंग अकाउंट से आपका जो भी इंटरेस्ट आया, आपने कोई FD वगैरह करा रखी है उससे आया, आपका कोई इनकम टैक्स रिटर्न है उसका आपका इंटरेस्ट आया हुआ है, या आपकी कोई फैमिली पेंशन चल रही है, या कोई भी अदर इनकम हो गई जैसे हाउस रेंट की हो गई, या फिर मान लीजिए ट्यूशन इनकम हो गई, या फ्रीलांसर इनकम हो गई, कुछ भी इनकम हो गई, तो सिंपली आप अदर्स में डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एडिशनल या एक्सेप्ट दी फॉर्म 16 मैंने यहाँ पे 30,000 यहाँ पे डाल दिया है। अब मेरी यहाँ पे जो है बेसिकली टोटल इनकम आ चुकी है 3,13,000, लेकिन मेरी जो फॉर्म 16 थी उसमें से 283 क्योंकि एडिशनल मैंने यहाँ पे 30,000 ऐड कर दिया है। अब बात करना चाहूंगा डिडक्शन की। तो डिडक्शन में क्या होता है, हमेशा ATC के अंदर मोस्टली डिडक्शन आती है, चाहे आपने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा हो, टर्म इंश्योरेंस प्लान करा रखा हो, या फिर मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड आपने ELSS जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट कर रखा हो, कोई बेसिकली पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम है उसमें इन्वेस्ट कर रखा हो, या आपके बच्चों की फीस जाती है, ये जनरली ये जितनी भी चीजें सारी की सारी आपकी ATC के अंदर आती है। तो सिंपली आपको यहाँ पे ATC के अंदर यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आजकल एक और ऑप्शन आता है कि वेदर यू हैव द पेमेंट मेड बिटवीन 1 अप्रैल 2022 31 जुलाई 2020। इसका मतलब क्या है कि ड्यू डेट एक्चुअली एक्सटेंड हो रखी है। अगर आप ATC के अंदर अभी भी क्लेम करना चाहते हैं और डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो बेसिकली आप 31 जुलाई तक और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको यस और नो करना होता है, मैं यहाँ पे नो चूज कर देता हूँ। उसके बाद मैं बात करूंगा बेसिकली ATC के अंदर, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी जो है डिडक्शन आ जाती है सारी की सारी। उसके बाद में मान लीजिए जर्नली यहाँ पे ये आता है कि अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, क्योंकि आजकल हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और रिसेंटली मैंने एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि बेसिकली आप कोविड का कैसे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ले सकते हैं। अगर वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो जरूर देखिएगा। अब बात करता हूं बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस में भी क्या होता है, अगर आप अपने पेरेंट्स का भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, या खुद का हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, या कोविड का या किसी भी टाइप का हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे एक कॉलम आता है बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस का। ये देखिए डिडक्शन इन एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस 80D, तो यहाँ पे वो अमाउंट आपको डालनी पड़ती है।
और इसके लिए यहाँ पे देखिए अलग से यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है 80D का, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है आपके फैमिली मेंबर एक तरह से सीनियर सिटीजन है या नहीं है, तो सिंपली मेरे केस में मैं नो कर देता हूँ, यहाँ पे नो कर देता हूँ। और मैंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं ले रखा है, मतलब इस क्लाइंट का नहीं ले रखा है, मैंने खुद ने पर्सनली जरूर ले रखा है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ और मेरा कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्लेम नहीं करना चाहता। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 21,600, लास्ट में मेरे पास टोटल इनकम आ गई है 2,91,790। तो इस तरीके से मेरा जो फर्स्ट बेसिकली जो पूरा पूरा था वो सारा का सारा फिलअप हो चुका है, मैंने सारी चीजें ले ली है। अब नीचे देख सकते हैं टैक्स। अब टैक्स में क्या होता है, अगर आप 3.5 लाख 4 लाख तक की भी अभी इनकम दिखा रहे हैं तो आपका टैक्स जो एक तरह से एग्जेम्प्ट हो जाता है, मतलब ये काफी अच्छी सुविधा दे रखी है गवर्नमेंट ने। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर मेरा 2090 का भी टैक्स बना हुआ है तो वो एग्जेम्प्ट हो चुका है बेसिकली, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे को कोई भी टैक्स वगैरह पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे सिंपली सेव ड्राफ्ट करना है। अब दूसरे कॉलम की बात करते हैं टैक्स डिटेल की। यहाँ पे क्या चीज दी होती है, यहाँ पे मान लीजिए बैंक ने आपका कोई टीडीएस खाता है, या आपका जो एम्प्लॉयर है, जैसे मेरा एम्प्लॉय था 197 कम्युनिकेशन, अगर उसने कोई टीडीएस मेरा काटा होता तो सिंपली क्या होता है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होने लग जाती है। जी हाँ, तो 26AS में भी मेरे को शो करती वो चीज, मेरे जो फॉर्म 16 है उसके अंदर मेरे को शो करती कि मेरा कितना टीडीएस वगैरह कटा हुआ है, और वो सारी की सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे मेरे को शो करने लग जाती है। अब मैं चलता हूँ नीचे की साइड में, तो यहाँ पे मेरे को कुछ भी फिलअप वगैरह नहीं करना क्योंकि मेरा टीडीएस वगैरह कटा नहीं है। अब मैं बात करता हूँ नीचे की साइड में, मान लीजिए आपका कोई अगर टैक्स बन रहा होता लेकिन वो आपको जो है पे करना होता है। जी हाँ, तो कई बार क्या होता है मेरा अगर कुछ टैक्स बन रहा है, मान लीजिए, क्योंकि अगर मैं लास्ट ईयर की रिटर्न फाइल करता तो वहां पे 1000 रुपीज की पेनल्टी भी लगती है, तो उसका टैक्स का पेमेंट कैसे करना है उसके लिए मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप टैक्स का पेमेंट करते हैं अपने बैंक में जाकर या अपने ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, तो एक बीएसआर कोड वगैरह जनरेट होता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको डिटेल ऑफ दैट एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंदर डिटेल डालनी पड़ती है, उसका बीएसआर कोड डालना पड़ता है, डिपॉजिट डेट डालनी पड़ती है, चालान नंबर का सीरियल नंबर क्या है, और कितना आपने टैक्स अमाउंट पे किया। लेकिन मेरे केस में यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं है, इसलिए मैं कोई भी चालान वगैरह पे नहीं कर रहा। सिंपली यहाँ पे अगले कॉलम में बात करूंगा टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे जितना भी आपने टैक्स पे वगैरह किया होता है, तो यहाँ पे मैंने कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं किया तो जीरो दिखा रहा है। अगर टैक्स पे किया होता है मेरे को यहाँ पे डेफिनेटली दिखाता, अगर कोई रिफंड आ रहा होता तो मेरे को वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाने लग जाता। उसके बाद में यहाँ पे बैंक डिटेल्स डालना मैंडेटरी हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है। तो आपकी जो भी बैंक डिटेल्स है सिंपली आपको अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर अपना आईएफएससी कोड डालना है और अपना अकाउंट नंबर डालना है, और यहाँ पे सेलेक्ट करना है सेलेक्ट फॉर द रिफंड क्रेडिट। मतलब अगर आपका कोई भी रिफंड है तो ऑटोमेटिकली एनएफ्ट के थ्रू कुछ दिनों के अंदर, या अभी तो कुछ दिनों के अंदर आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कोविड के बाद में कि जिनके भी इनकम टैक्स रिटर्न है वो इमीडिएटली इशू किए जाए। लेकिन जनरली ये 2 से 3 महीने लगते हैं रिफंड आने में भी। तो यहाँ पे आप जो भी बैंक डिटेल्स डालेंगे उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपका रिफंड जो है बेसिकली क्रेडिट हो जाता है। उसके बाद में बात करता हूँ नीचे वेरिफिकेशन का। तो वेरिफिकेशन में कुछ नहीं, आपका नाम वगैरह सारी चीजें आ जाती है, आपका जो भी प्लेस है, जैसे मेरे केस में जयपुर है तो सिंपली मैं यहाँ पे जयपुर डाल दूंगा और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इसको मैं सेव करा दूंगा। अब नीचे यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आई वुड लाइक टू द ई वेरीफाई रिटर्न। तो देखिए इनकम टैक्स रिटर्न में क्या होता है, आपने रिटर्न तो फाइल कर दी, कई लोग जो इसको ई वेरीफाई नहीं कराते या कई लोग बेसिकली उसको भेजते नहीं है। भेजने का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए 3 तरीके होते हैं बेसिकली, अगर आपका आधार कार्ड नंबर अपने मोबाइल नंबर के साथ में लिंक है तो आप ई वेरीफाई करा सकते हैं, या आपका बैंक अकाउंट नंबर अगर आपके मोबाइल नंबर के साथ में लिंक है तो आप ई वेरीफाई करा सकते हैं। तीसरी चीज हो गई आपके पास में अगर नेट बैंकिंग है तो आप ई वेरीफाई करा सकते हैं। चौथी सबसे जो यूजफुल चीज है वो है अगर आपका आधार कार्ड नंबर, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आधार कार्ड नंबर जो अगर लिंक है तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है ई वेरीफाई कराने का। ई वेरीफाई से क्या होता है कि आपको रिटर्न जो है बेसिकली भेजनी नहीं पड़ती, वरना क्या पड़ेगा, रिटर्न फाइल करने के बाद में आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है, नीचे साइन मारना है और साइन करके बैंगलोर भेजना है। तो बैंगलोर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस है तो वहां पे आपको भेजना पड़ता है। तो वो सब झंझट करने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपली आप ई वेरीफाई कीजिए। अगर आपका मोबाइल नंबर अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो अभी जाकर आधार सेंटर पे आप लिंक वगैरह करवा सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई लेटर विद इन द 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग। जी हाँ, तो आपने यहाँ पे सेव कर लिया। सेव करने के बाद में सिंपली यहाँ पे आपको प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, अगर कोई कॉलम छूट जाता है, तो जैसे मैं प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा मेरे से वो डिटेल्स जो है मांग लेता है कि ये डिटेल्स आपकी अधूरी रह गई है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास जो है पूरा का पूरा एक प्रीव्यू आ चुका है, जो भी मैंने रिटर्न जो है बेसिकली फाइल की है, मतलब फाइल नहीं की, अभी मैं जस्ट सबमिट करने वाला हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 393,392 की जो है सैलरी दिखाई है, तो मैं मैच कर लेता हूं एक बार वापस अगेन अपने फॉर्म 16 से। जी हाँ, बिल्कुल दिखाई हुई है। 50,000 का मुझे डिडक्शन मिल गया है, बिल्कुल दिखाया हुआ है मैंने। फिर नीचे जाके देखूंगा यहाँ पे मैंने बेसिकली 30,000 की एक एडिशनल एक्स्ट्रा इनकम दिखाई है जो मेरी ट्यूशन इनकम या किसी और अदर चीज से आती है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम में मैंने अदर्स डाला हुआ है। इसके साथ मेरा जो टैक्सेबल बेसिकली 313 का बन गया, जबकि मेरा फॉर्म 16 के अंदर ये 283 का था, तो 30,000 का यहाँ पे डिफरेंस आने लग गया। उसके बाद में नीचे मैंने 21,600 की यहाँ पे डिडक्शन ले ली, फॉर्म 16 के अंदर भी 21,600 की मेरे पास यहाँ पे डिडक्शन ली हुई है। तो इस तरह से मेरा जो 2090 का यहाँ पे जो टैक्स बनता था उसकी पूरी की पूरी मेरे पास यहाँ पे जो है रिबेट वगैरह मिल चुकी है। तो ये एकदम करेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न है, आपको कुछ भी देखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम करेक्ट हम लोगों ने जो है फिल किया है सारी की सारी इंफॉर्मेशन। तो सिंपली यहाँ पे आपको नीचे सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है ऑनलाइन फाइल हो चुकी है। अब हम लोग इसको कराएंगे ई वेरीफाई। जी हाँ, तो ई वेरीफाई कराने का क्या तरीका है, आपको सिंपली डैशबोर्ड के ऊपर जाना है।
डैशबोर्ड के ऊपर जाने के बाद में आपको व्यू रिटर्न्स और फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है, सबमिट करना है। आप यहाँ पे देखेंगे आपकी रिटर्न जो है फाइल हो चुकी है, लेकिन रिटर्न अपलोडेड बट पेंडिंग फॉर द ITI वेरिफिकेशन। जी हाँ, तो वेरिफिकेशन करने के लिए दो चीजें होती है। आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं क्लिक हियर टू व्यू योर रिटर्न पेंडिंग फॉर द वेरिफिकेशन। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरीफाई का जो है यहाँ पे ऑप्शन आता है, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आ गए। आई ऑलरेडी हैव द ईवीसी, जिसको ईवीसी कहते हैं, ओटीपी नहीं कहते, यहाँ पे ईवीसी कहा जाता है वेरीफाई करने के लिए। तो ईवीसी माई वेरीफाई, अगर आपके पास में ऑलरेडी ईवीसी है तो आप वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास में नहीं है एंड आई वुड लाइक टू जनरेट ईवीसी टू वेरीफाई रिटर्न, आप वो डाल सकते हैं। या तीसरा सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है, अगर मान लीजिए मैं दूसरा ऑप्शन चूज करता हूँ, यहाँ पे देखिए नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट नंबर, डीमैट अकाउंट, इन तीनों के अंदर आपकी जो भी चूज है, अगर आप वो चीज करते हैं तो आप वेरीफाई वगैरह करा सकते हैं। बाकी इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि वेरीफाई के कौन से तरीके और किस तरह से आप जो जनरली करा सकते हैं। नीचे आप लास्ट में देखेंगे आधार ओटीपी का मेथड है, तो हमेशा मैं यही चूज करता हूं। तो आई वुड लाइक टू जनरेट टू आधार ओटीपी, तो सिंपली अब देखिए ओटीपी जो है मेरे आधार कार्ड नंबर के ऊपर जा चुका। सो देखिए मैं वेरीफाई करा चुका हूं। अगर आप मुझे चेक करना है वापस वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ, तो सिंपली आप डैशबोर्ड के ऊपर जाइए, यहाँ पे व्यू रिटर्न और फॉर्म्स के ऊपर यहाँ पे सिंपली आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न का जो ऑप्शन चूज कीजिए और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली वेरीफाई यहाँ पे हो चुका है। और सिंपली यहाँ पे मेरे को एक्नॉलेजमेंट नंबर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ITR जो है 5 मतलब जिसको वी बोलते हैं, तो वो एक्नॉलेजमेंट आएगी और ITR फॉर्म, तो इसको आप दोनों जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड भी अगर आप नहीं करना चाहते हैं बेसिकली, राइट, तो आप जो है बेसिकली लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आप ये हमेशा ऑनलाइन सेव होती है, तो आपको बार बार बेसिकली जो है इसको ITR को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए कंप्लीटली वेरीफाई हो चुकी है और इसको आपको बैंगलोर भी जो है CPC भेजने की जरूरत नहीं है। कंप्लीटली आपकी इनकम टैक्स रिटर्न पूरी तरीके से एकदम से फाइल हो चुकी है, तो यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत आने वाली है नहीं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं नेक्स्ट कुछ आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि आपको बिजनेस की इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है। और अगर आप एक प्रोफेशनल सर्विस लेना चाहते हैं तो सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए www.myonlinec.in, जिसपे आपको बहुत ही कम प्राइस के ऊपर एक प्रोफेशनल द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न की जो है सर्विस दी जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।